यहाँ पर आप कर रहे हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक है द अब्जॉर्प्शन अप्रोच। इससे पहले आपने किया इलास्टिसिटी अप्रोच। इलास्टिसिटी अप्रोच जो है वो एक तरीके से डीवैल्यू होने के कारण से, करेंसी जब डीवैल्यू करती है तो उसकी क्या है, करेंसी डीवैल्यू करने से करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वो जो इलास्टिसिटी अप्रोच है वहाँ पर आपने देखा कि प्राइस इफेक्ट के थ्रू सारा सिस्टम चलता, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन अप्रोच है ये आपको बताती है कि प्राइस इफेक्ट नहीं, ये उसको एक्सटेंड करती है। और उससे अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो डिवैल्यूएशन है, जब करेंसी की वैल्यू घटाई जाती है तो करेंसी की वैल्यू घटाई जाने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जानबूझकर घटाती है। तो जो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, एक तरीके से अवशोषण मत। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवशोषण मत। और ये डीवैल्यू, ये पूरी की पूरी अप्रोच जो है वो बेस्ड है कि जब करेंसी को डीवैल्यू करवाया जाता है तो डीवैल्यू का एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा, डीवैल्यू का आपकी इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में ये बताते हैं। डीवैल्यू का मतलब होता है करेंसी अवमूल्यन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। और वैसे सिंपल अगर मीनिंग आप देखोगे तो करेंसी की वैल्यू को घटा देना, ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सके और इम्पोर्ट कम हो सके। देखिए ये जो अप्रोच है ये सिडनी अलेक्जेंडर ने 1952 में दी थी। उसके बाद जॉनसन ने इसको एक्सटेंड किया 1958 में। जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहता है, तो इस अप्रोच से ये जो नाम है कि सिडनी अलेक्जेंडर जॉनसन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिडनी अलेक्जेंडर। और फिर उसके बाद ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो आपने इलास्टिसिटी अप्रोच देखी थी वो थी पार्शियल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड, बट ये क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम बेस्ड है। उसके बाद देखिए केंजियन नेशनल इनकम रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर बेस्ड है, या इसको आप बोल सकते हो केंजियन अप्रोच के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए जो इनकम इफेक्ट के बारे में बताती है। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। आपने देख लिया कि अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, अवशोषण का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब आपके जो एक तरीके से जो कंट्री के जो बसिंदे हैं या जो निवासी हैं वो जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्च करते हैं वो अब्जॉर्प्शन कहलाता है। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन अप्रोच की आप बात करते हैं, अवशोषण मत की जो आप बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप अपनी कंट्री में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इनकम है। इनकम क्या करते हो, जो आपके आउटपुट है इकोनॉमी का वो कहाँ से निकल कर आता है कि आपने इतना कंजम्पशन किया, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को आप क्या बोलते हो, नेट एक्सपोर्ट बोलते हो। नेट एक्सपोर्ट किसका पार्ट होते हैं, एक तरीके से करंट अकाउंट का, तो ये आपका करंट अकाउंट है। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कि अब्जॉर्बिंग ग्रेटर देन प्रोड्यूस, यानी कि आपका जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन है जितना आपने उत्पादन किया। आप यहाँ पर छोटी सी चीज एक बार देख कर चलिए कि आप जितना प्रोड्यूस करते हो यदि कंट्री के अंदर उससे ज़्यादा आप कंज्यूम करते होगे तो क्या होगा, आप डेफिसिट में ही रहोगे। तो वही अप्रोच आपको ये बताती है कि जब आप बीओपी डेफिसिट में क्यों होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में क्यों होता है, जब इकोनॉमी के अंदर जो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, या जिसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं या अवशोषण बोलते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा होगा किससे, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो डेफिसिट में रहेगा। दूसरी बात इसका क्या है, यदि ये लेस देन 1 होगा कि आपने अब्जॉर्ब कम किया है और प्रोड्यूस ज्यादा किया, तो आपका सरप्लस में रहेगा। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। तो आपने देख लिया। और इक्विलिब्रियम में कब होगे, जितना आपने जितना आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इक्वल टू प्रोड्यूस, तो आप इक्विलिब्रियम में होगे कि ना आपके पास ज्यादा है ना आपके पास कम है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये अप्रोच ये बताती है कि अब्जॉर्बिंग, यानी कि आप जो कंज्यूम करते हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो, वो ज्यादा है प्रोडक्शन से। कि आपने क्या किया, आपका जो
एक्सपेंडिचर है या जो आप कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो वो आपने किया 50 यूनिट का, बट लेकिन जो प्रोड्यूस हुआ मान लिया जाए कि 30 यूनिट का, तो 20 यूनिट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या, आपकी पेमेंट भी ज़्यादा होगी। जो पेमेंट्स ज़्यादा होगी तो आप ये बोल सकते हो ना कि आप डेफिसिट में हो, रिसिप्ट से आपकी पेमेंट से ज़्यादा है। तो दूसरी बात, एक तो आपने ये बात समझ ली, दूसरी बात ये देखिए, जब आपकी कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपकी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है कि जितना आपके यहाँ पर कंजम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और जो प्रोड्यूस है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कम है और अब आपको इसकी पूर्ति करने के लिए, यानी कि इस जितना भी यहाँ पर कंजम्पशन है उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम बोलते हैं कि बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हो, डेफिसिट में है। उसके बाद देखिए, यदि इसका अपोजिट हो कि हमारी कंट्री में प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, अब्जॉर्ब कम किया जा रहा है, यानी कि अवशोषण कम है और उत्पादन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और जब एक्सपोर्ट आपके इंक्रीज होते हैं तो जो पेमेंट, जो रिसिप्ट्स है वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। आपको बाहर से ज़्यादा मिलेगा, आपको जितना ज़्यादा मिलेगा यानी कि रिसिप्ट्स ग्रेटर देन पेमेंट्स, तो आपका बीओपी क्या होगा, सरप्लस में होगा। तो अभी यहाँ तक आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि ये आउटपुट है आपका, ये आउटपुट है और ये सी प्लस ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट, और ये आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक तरीके से नेट एक्सपोर्ट को शो करता है। अब अगर हम इसको इस साइड रखें, इसको इसी साइड आप रख लीजिए, तो अगर आप इस साइड लेकर आओगे तो y माइनस सी प्लस आई प्लस डी, ये इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप इसको सहूलियत के लिए क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल टू y में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे c प्लस आई प्लस जी, इन चीज़ों को आप माइनस कर दोगे। तो आपको ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये आपके किसको दिखाता है, एक तरीके से करंट अकाउंट, यानी कि बीओपी का जो करंट अकाउंट है, बीओपी के कंपोनेंट्स क्या है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये जो करंट अकाउंट है उसको दिखा रहा है। तो ये करंट अकाउंट को दिखा रहा है, बीओपी का जो करंट अकाउंट है उसको ये शो कर रहा है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो है, ये जो करंट अकाउंट है वो किसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से एक ऐसा ऑटोनोमस है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। दूसरा देखिए, ये किस किस का डिफरेंस है, ये y हो गया आपका, और इसको c को और i को एक सेकंड के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो c है वो आपका MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और ये क्या होता है आपका कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में जो चेंज आया। आपको ये चीज़ पहले से पता होगी क्योंकि आपने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एक फॉर्मूला देखा था केन्स की थ्योरी में कि C इक्वल टू सी नोट प्लस बी वाई, ये आपके एमपीसी होती है और ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ये क्या दिखाता है आपका, जब आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, बट ये आपको क्या दिखाता है कि इनकम आपकी अगर कुछ होगी तो तब भी आपका कंजम्पशन होगा। इनकम के चेंज होने से जो कंजम्पशन में जो चेंज आएगा वो एमपीसी कहलाएगा। ये आई जो है ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट का क्या, इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि आई इक्वल टू आई नोट प्लस डी वाई। ये आपका क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट करती है, इस तरीके का होता है, और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रेरित निवेश जिसको आप बोलते हो, जिसको प्राइवेट सेक्टर करता है। ये कुछ इस तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक तरीके से जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ आप ये देखिए कि ये एमपीसी है और ये एमपीआई है और इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। अब इन दोनों को मान लेते हैं एक तरीके से ए के बराबर मान लेते हैं, या ए मानो या फिर ई मान सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि एक्सपोर्ट माइनस यानी कि जो करंट अकाउंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका आउटपुट है, और जो ये ऑब्जर्व कर रहे हो, जो अवशोषण कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब देखिए अगर हम इसको ए की जगह ई मान ले, अगर हम इसको ए की जगह ई मान ले, और यहाँ पर आप देखिए या ए ही मानकर आप रख सकते हो, नहीं तो अब्जॉर्प्शन को जो आपके बुक में आप देखोगे तो फॉर्मूला कैसे दिखाया हुआ कि इसको हमने एमपीसी मान लिया और ये हमारा
क्या हो गया, एक तरीके से MPI होगा। हमने इस पूरे को A मान लिया, फिर हमने इसको कांस्टेंट मान लिया। उसके बाद हम मान लेते हैं कि x माइनस एम और y माइनस ई, इसको हम E दे देते हैं नाम, या A रख लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपको ये दिखाता है, ये जो फॉर्मूला निकल कर आता है, ये आपको ये दिखाता है कि यदि E ग्रेटर देन 1 है या फिर E ग्रेटर लेस देन 1 है, तो ये आपको क्या शो करता है। इससे इसको इलास्टिसिटी अप्रोच के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। इलास्टिसिटी अप्रोच के साथ इसको कंफ्यूज क्यों नहीं कीजिएगा, वहां पर आपने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो है और प्लस में इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 है, तो आपका BOP सरप्लस में होगा। बट वो क्या थी, इलास्टिसिटी थी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अवशोषण की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये आपको ये शो करता है, ये वाला जो फॉर्मूला कि E ग्रेटर देन जो 1 ग्रेटर देन E, कि E जो है वो ज़्यादा है 1 से, ये आपको बताता है कि आपका जो आउटपुट है वो कम है, यानी कि Y कम है, आउटपुट कम है आपका, और जो आपका एक तरीके से एक्सपेंडिचर या बोलो या आप ये बोलो अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा, यानी कि आप अब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपका आउटपुट क्या है, कम है, जिससे आपका क्या होगा, BOP डेफिसिट में होगा। इसका उल्टा आप करके देख सकते हो कि अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है लेकिन अब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण आपका कम है, आप कम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो आपका BOP सरप्लस में होगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका दिखाता है डेफिसिट को, और ये वाला साइन आपको दिखाता है सरप्लस को। आई होप कि यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलिए, ये तो आपने देख लिया सारा का सारा कि जो अब्जॉर्प्शन अप्रोच है वो इनकम इफेक्ट के थ्रू। इनकम इफेक्ट कैसे होगा, अब देखिए इसको ध्यान से, कि जैसे ही आपकी डिवैल्यू करवाया जाएगा करेंसी को, डिवैल्यू करवाने से आपको ये सारी बातें पता है, मालूम है कि आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और इम्पोर्ट डिक्रीज होंगे। फिर भी मैं एक सेकेंड के लिए आपको बता देती हूँ कि जब हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है तो करेंसी की वैल्यू घट जाती है। $1 अगर $1 यदि 40 रुपीज़ के बराबर है, तो जब डी वैल्यू होगा तो इससे ज़्यादा आपको रुपया उनको देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 55 या 65 रुपीज़ हमें पे करना पड़े, तो ये डी वैल्यू होता है। जैसे ही डी वैल्यू होता है तो यहाँ पर उनके लिए हमारी मार्केट सस्ती हो जाती है, क्योंकि अब उनको क्या है, $1 के बदले 40 रुपये मिलते थे, अब $1 के बदले 65 रुपये मिलते, 65 रुपीज़ मिलते। जो 65 रुपीज़ मिलते हैं बट इंटरनल प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ गुड्स और सर्विसेज के, तो इससे क्या होगा, अब वो ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज कर पाएंगे, जिसके कारण से उनके आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। लेकिन आप अब क्या करोगे, अगर $1 के बराबर $1 से अगर वहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके लिए 40 रुपीज़ में काम चल जाता था, लेकिन अब 65, तो अब आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, तो इससे आपके इम्पोर्ट घट जाएंगे। जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनकम इफेक्ट, तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट ये होता है कि आपका क्या है, जैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे तो आपके पास रिसिप्ट ज़्यादा आएंगी, आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। डी वैल्यू करवाने से ये जो मतलब सिस्टम है इस तरीके से चलेगा। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपने देखा था कि प्राइस डिक्रीज होने से प्राइस तो यहाँ पर भी डिक्रीज हुए, एक्सपोर्ट इंक्रीज इम्पोर्ट डिक्रीज, सेम यही प्रोसेस था। बट यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो अब्जॉर्प्शन अप्रोच है वो आपको दिखाती है एक तरीके से इनकम इफेक्ट को, कि इनकम इफेक्ट के थ्रू आपको ये दिखाएगी जब आपका आउटपुट क्या है, कम है, और अगर आपका अब्जॉर्ब जो कर रहे हो वो ज़्यादा तो डेफिसिट में रहोगे। दूसरा क्या है, अगर आपका जो अब्जॉर्प्शन वो क्या है, कम है, और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा, तो आप सरप्लस में रहोगे। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ई है, ई को मैंने आपको क्या बताया कि अवशोषण, जितना आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसको दिखाता है। अब ये करें कि इसके अलावा भी जो हमारा अब्जॉर्प्शन है या जो अवशोषण है या जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको हम दूसरे और भी फैक्टर हैं जिसके द्वारा हम कम कर सकते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से, फर्स्ट है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब देखिए, जैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या दिखाते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखाती है आपको प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ये क्या होता है, व्यापार की शर्तें, कि व्यापार की शर्तें आपकी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ये दिखा रही है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसकी कीमत ये है और जो इंपोर्ट करते हो उसकी कीमत ये है। और ये आपको दिखाती है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हो वो इतना यूनिट का करते हो और उसके बदले में आपको इतना यूनिट मिलता है। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं एक सेकंड के लिए, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये क्या दिखा रहा है, जैसे ही करेंसी को डिवैल्यू किया गया, जैसे ही करेंसी को डिवैल्यू किया गया, डिवैल्यू करते ही क्या हुआ,
आपकी कंट्री में जिस प्रोडक्ट को आप बाहर भेजते हो उसकी कीमतें क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं पहले के कंपेयर में, और जो इंपोर्ट है उसकी कीमतें क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। आपके लिए एक्सपोर्ट क्या है, सस्ते हो गए हैं, और आपके इंपोर्ट क्या है, महंगे हो गए। और इस साइड लिखते हैं हम टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए जब ऊपर वाला इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, बट ऊपर वाला क्या करा है, डिक्रीज करा। तो पहले क्या होगा यहाँ पर, जब आपके प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे तब अब आपको ज़्यादा यूनिट भेजनी पड़ेंगी, तब जाकर आपकी इनकम को आप कवर कर पाओगे। और ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर कि वो कितना आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। आपने जिस हिसाब से डीवैल्यू करवाया है वो उसके अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं डीवैल्यू करवाने से, या फिर वो नहीं कर लेते। जैसे कि इलास्टिसिटी अप्रोच में आपने देखा था कि इलास्टिसिटी क्या ग्रेटर देन है तो अच्छा है, यदि लेस देन है तो क्या होगा, आपके लिए नुकसान होगा डीवैल्यू करवाने से। तो जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट देकर ही आपको इनकम को लेकर आ जाएगा, यानी कि इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, आपकी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गए। हम मानकर चलते हैं कि पहले डीवैल्यू से पहले किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस थे जो हम उनको बेचते थे, मान लेते कि 5 रुपये थे। अब उस प्रोडक्ट के प्राइस डीवैल्यू करवाने से 3 रुपये रह गए। यहाँ पर हम 3 यूनिट भेजते थे, जब जाकर हमें कितना मिलता था, 15 रुपये। अगर यहाँ पर आप 3 यूनिट भेजोगे तो कितना मिलेगा, 9 रुपये आपको मिलेगा। तो आपको ये क्या कहती है कि जब आपकी इनकम कम हो जाएगी, अब देखिए आपकी इनकम कम होगी, और जो अब्जॉर्प्शन अप्रोच है वो ये कहती है कि जब इनकम कम होगी तो आपका क्या हो जाएगा, खर्च भी कम हो जाएगा। और आपने क्या करना है कि आपने खर्च को ही जो है वो कंट्रोल करना, कि आपका जो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम से कम होना चाहिए। तो वो करें कि इस तरीके से भी अगर हम देखते हैं तो हमारा बीओपी में सुधार होगा। सेकंड है कि रियल बैलेंस इफेक्ट। रियल बैलेंस इफेक्ट क्या होता है, रियल बैलेंस इफेक्ट आपको ये दिखाता है कि जैसे ही करेंसी को डीवैल्यू करवाया जाएगा वैसे ही वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जैसे ही वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, कोई प्रोडक्ट आपको मिलता था, कहाँ पर वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी, जिसको आप एक तरीके से इंपोर्ट करते हो। तो रियल बैलेंस इफेक्ट क्या दिखाता है आपको, जो प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करते हो वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जब वस्तु की कीमतें बढ़ जाएंगी तो इससे क्या होगा कि अब आपकी खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब आपकी खरीदने की क्षमता घट जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्सपेंडिचर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम एक्सपेंडिचर कर रहे हो। और आपका मेन मोटिव इस अप्रोच में क्या है कि आपका अब्जॉर्प्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए, आप अवशोषण को कम से कम करो, तो इससे भी बीओपी ठीक हो सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब ये क्या बता रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है, डीवैल्यू करवाने के बाद ये कहते हैं कि अगर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे लोगों की तरफ जाता है जिनकी एमपीसी कम है, कि इनकम में चेंज होने से वो कम एक्सपेंडिचर करते हैं, इनकम में जो चेंज होता है तो वो कम खर्चा करते हैं, जितना जिस हिसाब से उनकी इनकम चेंज होती है, तो तब भी क्या होगा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो सकता है। फिर है कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करके भी आप क्या कर सकते हो, बीओपी को करेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है इस अप्रोच से हटकर उन्होंने बताया कि इस तरीके से भी अगर ये फैक्टर के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, इनका यूज करके या इनके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, बीओपी को ठीक कर सकते हो। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।